के माध्यम से बता दिया गया, मेरा नाम आदित्य सिंह है। रहने वाला मैं बेसिकली बिहार बेगूसराय का हूँ। और जैसे आपके जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आया, मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा किस्मत वाला था। मुझे इस इंडस्ट्री में आपसे पहले आने का मौका मिल गया। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिस वजह से बहुत कम उम्र में मुझे डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के दौरान मैं एक अच्छा कॉलेज मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए कोचिंग कर रहा था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां बचपन से बताया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो। जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का नौकरी के अलावा कर नहीं सकता कुछ और कल अश्विनी जी ने आपको बताया होगा कि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नौकरी के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। तो बचपन से माँ बाप ने जो बताया था उन्हीं बातों पर चल रहे थे, और जब तक स्कूल में रहे, स्कूल में टॉप किया। फिर जब कॉलेज में जाने की बारी आई तो मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे 2012 में इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सौभाग्य मिला। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान मेरे पिताजी को गले का कैंसर हुआ, और जितनी भी हमारी फैमिली इनकम थी, मैं ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, पिछले साल वो रिटायर हुए। मुझसे 3 बड़ी बहनें भी ऑफिसर ग्रेड की जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है। लेकिन चारों लोग जितना मिलकर कमाते थे, क्योंकि कैंसर एक महंगी बीमारी है, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरे पिताजी का इलाज चल रहा था और घर की सारी कमाई उनके इलाज में चली जाती थी। तो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आई, और मैंने बीएचयू में पढ़ाई करने के दौरान कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मैं जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट था, तो जो लोग मेडिकल की तैयारी करते थे उनको मैं कोचिंग पढ़ाया करता था। और क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, इसलिए पढ़ाने में भी अच्छा रहा। और 21 साल की उम्र में कोचिंग पढ़ाकर मैं 24-25 हज़ार रुपये महीना बड़े आराम से कमा लिया करता था। अब विडंबना ये थी कि हम जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, हमारे बहुत बड़े सपने नहीं थे, बहुत शौक नहीं थे बड़े बड़े, सिंपल लाइफ जीने की आदत थी बचपन से। तो जब 21 साल की उम्र में एक बैचलर 24-25 हज़ार रुपये कमाता है, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ पर एजुकेशन फी नाम मात्र की लगती हो, तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा पैसा आ रहा है, मुझे और पैसे की जरूरत नहीं है। और यही बात मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग में आने का सबसे बड़ा रोड़ा बनी। आपकी तरह मुझे भी पढ़ाई करने के दौरान, कोचिंग पढ़ाने के दौरान इस इंडस्ट्री का प्लान देखने का मौका मिला। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने जैसे पहली बार इस प्लान को देखकर ना बोला होगा, मेरी भी शुरुआत ना में हुई। और लगातार 6 महीने तक मेरा फॉलोअप चला। और मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति ने प्लान दिया था, उनकी इतनी बड़ी सोच थी, वो इतने विजनरी थे कि लगातार 6 महीने तक मेरी ना सुनने के बाद भी उन्होंने अंत में हार नहीं मानी और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्योंकि मैं और वो कॉलेज फ्रेंड्स थे, साथ में पढ़ते थे और बहुत गहरी दोस्ती थी। इसलिए अंत में आकर जब मैं नहीं मान रहा था तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि भाई अगर तूने ज्वाइन नहीं किया तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद मेरे को मुंह मत दिखाना, तेरे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। तो हम बिहारी किसी चीज में अव्वल हो या ना हो, दोस्ती निभाने में अव्वल रहते हैं। और मैं इस इंडस्ट्री में काम करने नहीं आया था। जब मैंने पैसे दिए, मुझे बिजनेस प्लान तक याद नहीं था, मुझे प्रोडक्ट के नाम याद नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है। लेकिन सिर्फ क्योंकि दोस्त ने दोस्ती का वास्ता दिया तो उसका दिल रखने के लिए मैंने अपने जेब से, क्योंकि पैसा कमा ही रहा था, तो मैंने पैसे निकाल कर दे दिए और ये बोल कर दिए कि देख भाई काम नहीं करूँगा,
क्योंकि मैं भी अपने पिताजी की तरह, अपनी बहनों की तरह ऑफिसर ग्रेड की जॉब करना चाहता था, IAS PCS की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि वही बचपन से सिखाया गया था। लेकिन आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरे परिवार के 4 लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, वो आज जितना मिलकर कमाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मैं अकेले डायरेक्ट सेलिंग से कमाता हूँ। अगर ये हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से हो पाया जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला। और मेरे दोस्त, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आपके और मेरे मेंटर मिस्टर अमित कुमार दुबे सर थे, जिनके माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं काम करने नहीं आया था, डायरेक्ट सेलर बनना मेरा कभी कोई सपना नहीं रहा, ड्रीम नहीं रहा, और मैं कभी इस तरह के काम करूंगा मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह के काम से मेरा मतलब है लोगों के घर जाना, उन्हें हेल्थ के बारे में बताना, टीम बनाना, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करना। ये सब बातों के बारे में मिडिल क्लास फैमिली में बताया नहीं जाता। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा एक ही काम था कि जहां पर भी हमारे अपलाइन प्लान करने के लिए जाते थे, क्योंकि मैं दोस्त था तो मैं दोस्ती निभाने के लिए उनके साथ चला जाता था। और हमारे पास एक रेड कलर की साइकिल थी जो मेरे रूम पार्टनर की थी। उस साइकिल पर बैठाकर जहां पर भी प्लान करने के लिए जाना होता था वो पीछे बैठते थे, मैं साइकिल चलाता था और उनको प्लान करने के लिए लेकर जाता था। और जो शुरुआती समय रहा मेरे लिए बड़ा ही नेगेटिव रहा, क्योंकि जब मैं अपने अपलाइन को प्लान करता हुआ देखता था, घंटे घंटे फॉलोअप करता हुआ देखता था, तो मुझे बड़ा तरस आता था उस पर कि बताओ बेचारा पिछले 1.5 घंटे से लगा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के इसका गला सूख गया, फेफड़े मुंह में आ गए, सामने वाला साला बनने को राजी नहीं है, ज्वाइन होने को राजी नहीं है, टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि मैं लगातार उनके साथ बना रहा, लगातार उनके साथ प्लान फॉलोअप में जाता रहा, तो 10-12 प्लान के बाद सामने वाला जब प्लान सुनता था, वो मोटिवेट हो या ना हो, 10-12 प्लान सुनने के बाद मैं मोटिवेट हो जाता था। मुझे लगता था कि यार कितनी बढ़िया सोचती है, कितना बढ़िया प्लान है यार, 70 करोड़ कमाने की बात हो रही है। वो होता है ना कि एक ही बात को जब आप बार बार सुनते हो तो बहुत सारी ऐसी बातें नहीं आपको समझने और सीखने को मिलती है जो पहली बार में आपसे छूट गई होगी। तो जब बार बार मेरे साथ सामने प्लान हुआ और मुझे समझ में आया कि आखिरकार पैसा कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, जो अर्निंग वे ऑफ अर्निंग है वो किस तरीके से यहाँ पर परमानेंट होने वाला है। जब 10 से 12 प्लान मेरे सामने हुए, 10 से 12 फॉलोअप मेरे सामने हुए, तो सर फॉलोअप सामने वाले क्या करते थे और बातें मेरे समझ में आ जाती थी और मुझे लगता था कि यार बंदा बात तो सही बोल रहा है यार। सर ने जो भी फॉलोअप में बोला सामने वाले को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को समझ में आ गया। और जब 10-12 प्लान हो गए तो क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था कि मैं तो इससे ज़्यादा कमाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में पैसा नहीं आता। शुरुआत में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, 6-7 महीने लगते हैं आपको एक ठीक ठाक इनकम करने में, लेकिन नौकरी में पहले महीने से इनकम आती है। तो मैं नौकरी करके क्योंकि ठीक ठाक पैसा कमा रहा था तो मुझे लगता था कि यार मैं ये काम क्यों करूं, 2 जोड़ो 1000 कमाओ, उससे बढ़िया तो मेरा कोचिंग वाला काम है, महीने का फिक्स है 24-25 हज़ार रुपये तो आ ही जाएगा। तो मैं काम करना चाह रहा था। 10-12 फॉलोअप सुनने के बाद मेरे भी मन में काम करने की इच्छा थी, लेकिन वो जो एक ईगो होता है कि यार मैं ये 2 जोड़ो 1000 कमाने वाला काम कैसे करूं, वो ईगो बार मुझे रोक लेता था। और इसी दौरान फोन पर हमारे अपलाइन ने अमित कुमार दुबे सर ने हमारे दूसरे गुरु मिस्टर शिव कुमार सर से फोन पर एक बार बात कराई। और मुझे याद है सर की अचीवमेंट देखकर, क्योंकि सर अमित कुमार दुबे सर उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति से कोई मोटिवेट नहीं होता, लोग मोटिवेट होते हैं अचीवर से। और हम
हमने जब बनारस में शुरुआत की थी तो मेरे और अमित कुमार दुबे सर के अलावा उस वक्त एसटीपीएस वेलनेस में कोई काम नहीं करता था, पूरा शहर खाली था। तो हमारे शहर में कोई अचीवर नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लाखों रुपए कमा रहा हो, जिसके पास गाड़ी हो, जो हमें इस इंडस्ट्री की अचीवमेंट दिखा सके। तो जब फोन पर सर से बात हुई, सर ने अपने चेक्स वगैरह मुझे भेजे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी काम करने का गुस्सा आया। मैंने सर के 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के उस वक्त चेक देखे और मैंने अपने आप से एक बात पूछी कि यार आज मेरे परिवार में 4 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनमें से कोई व्यक्ति भी महीने का 2-2.5 लाख रुपए नहीं कमाता। अगर इस काम को करके शिव कुमार जी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? मैं तो उनसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। एक नया व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। तो गुरु भक्ति काम करने के बाद आती है, अपलायन के प्रति श्रद्धा काम करने के बाद आती है। शुरुआत में हम हर व्यक्ति को जज करते हैं, तो मैं भी जज कर रहा था और इतनी अचीवमेंट देखने के बाद मैंने अपने ईगो को एक साइड किया और मैंने अपने अपलायन अमित कुमार दुबे सर को बोला कि सर मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। जब मैंने काम करने की इच्छा जाहिर की तो जैसे आपका FIM हुआ होगा, मेरा भी उसके बाद FIM हुआ, जिसको NSA भी बोलते हैं, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। और NSA के बाद अक्सर लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि NSA में कंपनी के बारे में पूरी डिटेल बताई जाती है, कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है, कंपनी को कौन कौन से अवार्ड मिले। यानी कि कल जो आपको बताया गया वो एक तरह से NSA का ही पार्ट था। तो जैसे आपका काम करने का मकसद क्लियर हो गया, आपको विश्वास हो गया कि नहीं यार मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर सफलता मिल सकती है, आपके अंदर काम करने का एक मोटिवेशन आया। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। जब मेरा NSA हुआ तो आपके NSA में जैसे आपके अपलायन बताते हैं कि सर आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होगी उन लोगों की जिनके साथ आप ये बिजनेस डिस्कस करना चाहते हैं। आप 3 तरह से लिस्ट बनाएंगे, हॉट, वार्म, कोल्ड, और आपको शुरुआत में हॉट और वार्म में काम करना है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं समझ गया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बना, क्योंकि मेरी जो भी हॉट लिस्ट थी वो बिहार में थी और जितनी भी वार्म लिस्ट थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, वो झांसी शहर में थी, क्योंकि मेरी परवरिश वहीं पर हुई है। मेरे पिताजी वहीं पर बिजली विभाग में एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्टेड थे। तो मेरी बनारस में ना तो हॉट लिस्ट थी ना तो वार्म लिस्ट थी। सर ने बोला कि अगर आपको आने वाले 3 से 4 साल में डायमंड बनना है तो आपको डेली 4 से 5 घंटे का समय पार्ट टाइम में ही इस बिजनेस में देना होगा, कम से कम 3 लोगों को डेली प्लान करना होगा अगर आपको आने वाले 3 से 4 साल में डायमंड बनना है तो। लेकिन मेरे सामने दुविधा ये थी कि मैं उस वक्त पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था। तो सुबह 9 बजे कॉलेज जाता था, 4 बजे कॉलेज से लौट कर आता था, शाम को 6 बजे कोचिंग पढ़ाने जाता था, 6 से 10 कोचिंग पढ़ाया करता था। यानी कि ऑलरेडी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिन में 13 घंटे में मेहनत कर रहा था, क्योंकि माँ बाप ने बचपन में बता दिया था कि बेटा हम नौकरी वाले लोग हैं, हम तुम्हें पढ़ा लिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बाद जो करना है तुम्हें अपनी मेहनत पर करना है। तो मेहनत करने से ना तो आज पीछे हटे, ना तो पहले पीछे कभी हटते थे। अब दुविधा ये थी कि सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक जो व्यक्ति ऑलरेडी बिजी हो, और मैं पढ़ाई छोड़ नहीं सकता था क्योंकि माँ बाप को डिग्री चाहिए, और कोचिंग पढ़ाना नहीं छोड़ सकता था क्योंकि पेट को रोटी चाहिए। तो मेरे पास विकल्प नहीं था कि मैं पढ़ाई छोड़ूं या कोचिंग छोड़ूं। यानी कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना था। लेकिन हफ्ते के 7 दिन सेम शेड्यूल था, संडे को हमें ऑफ मिलता था। तो हफ्ते में 1 दिन काम करने से डायरेक्ट सेलिंग में मैं बहुत जल्दी अचीवमेंट तो नहीं ले पाऊंगा, ये तो मुझे प्लान देखकर समझ में आ गया था, कैलकुलेशन देखकर समझ में आ गया था। और तीसरी समस्या जो मैंने आपको पहले बता दी कि हमारे सिटी में क्योंकि कोई सीनियर अपलायन नहीं थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो काम सिखाए हमें, हमारे साथ फील्ड में जाकर हमारे प्लान करे, हमारे फॉलोअप करे, हमारी टीम की ट्रेनिंग करे, हमारी टीम के सेमिनार की क्लोजिंग करे, हमारा कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव हो जाए तो उसकी काउंसलिंग करे।
ऐसा कोई अचीवर हमारे शहर में नहीं था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अगर इस इंडस्ट्री में काम करने का आपका पर्पस क्लियर है, अगर आपको पता है कि आप इस इंडस्ट्री में आखिरकार क्यों काम कर रहे हैं, तो आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं समाधान पर होगा। अगर आपका पर्पस बड़ा है, आपका उद्देश्य बड़ा है, आपको पता है कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो आपके सामने आने वाली परिस्थितियां, आने वाली समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएंगी। अगर आपका पर्पस बड़ा है तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी, और अगर पर्पस छोटा है तो समस्याएं आपको बड़ी दिखेंगी। और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मेरा पर्पस जो सबसे पहला क्लियर हुआ, क्योंकि मैं अपने घर में ही देख रहा था कि मेरे घर में मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, और ये भगवान की कृपा थी कि मेरी बहनें नौकरी करने लगी थी, तो मिला जुला के मैं अपने पिताजी का ठीक ठाक से इलाज करा पा रहे थे। लेकिन मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि अगर आने वाले समय में जब मेरी बहनों की शादी हो जाएगी, माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी, आगे परिवार बढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, और भगवान ना करे अगर यही बीमारी मेरे परिवार के किसी सदस्य को और हुई, तो मेरे पास शायद इतने पैसे भी ना हो कि मैं उनका इलाज करा सकूं। यानी कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा पर्पस क्लियर हो गया था कि मैं इतना पैसा कम से कम कमाऊं कि अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आए, तो अगर कोई सीना तान के खड़ा हो और ये बोले कि बताओ कितना खर्चा करना है, पानी की तरह पैसा बहाएंगे, खर्चा करेंगे, लेकिन अपने परिवार के सदस्य को मरने नहीं देंगे, इस लायक मुझे बनना है। इस पर्पस के साथ मेरे भारत में काम कर रहे हैं। यानी कि मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में जब आप अपनी शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला काम आपको जो करना होता है इस इंडस्ट्री में, अपना पर्पस क्लियर करना होता है कि आखिरकार आप क्यों काम कर रहे हैं। और वो पर्पस जितना स्ट्रांग होगा, वो पर्पस जितना क्लियर होगा, आप इस इंडस्ट्री में उतने अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। याद रखिएगा, ताकत आपके पर्पस में है। पर्पस का मतलब हुआ कि आखिरकार इस इंडस्ट्री में आप क्यों काम करेंगे, इस इंडस्ट्री में काम करने का कारण क्या है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो आज आप जिम कॉर्बेट में आए हैं, लेकिन आज से पहले आप में से कितने लोग ऐसे थे जो आज से पहले कभी जिम कॉर्बेट आए थे? हाथ उठाइए। एसओएस के अलावा, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरी एसओएस लेने आए होंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि घूमने के पर्पस से या फिर किसी और पर्पस से कितने लोग ऐसे हैं आप यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट में आज से पहले आए थे? एक बार फिर से हाथ उठाइए। लगभग 10% लोग हैं, हाथ नीचे। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं सर, कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले भी जिम कॉर्बेट था। आज से 10 साल पहले, 4 साल पहले भी आप जिम कॉर्बेट में घूमने के लिए आ सकते थे। लेकिन आज से पहले हम में से कोई व्यक्ति जिम कॉर्बेट नहीं आया, क्योंकि हमारे पास जिम कॉर्बेट आने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जब आपको एसओएस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, आपको बताया गया कि इस ट्रेनिंग को लेकर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकते हैं, आपको एक पर्पस मिला जिम कॉर्बेट आने का, आपको एक कारण मिला जिम कॉर्बेट आने का। आज से पहले आप जिम कॉर्बेट नहीं आए क्योंकि किसी के पास पैसे की दिक्कत होगी, किसी के पास समय नहीं होगा, किसी का परिवार इतना बड़ा होगा कि अगर पूरे परिवार को लेकर आ जाए तो पूरा बजट खराब हो जाए पूरे साल का। बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हो सकता है आज से पहले आप जिम कॉर्बेट ना आए हो। लेकिन जब आपका उद्देश्य क्लियर हो गया जिम कॉर्बेट आने का, तो आपने पैसा भी मैनेज कर लिया, आपने अपनी नौकरी से छुट्टी भी ले ली, दुकान का शटर भी गिरा दिया, परिवार को भी समझा दिया कि 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूं और 1 हफ्ते बाद लौट कर आऊंगा। यानी कि जो समस्याएं, जो चैलेंज आपको पहले बड़ी लगती थी कि पैसे नहीं है इसलिए घूमने नहीं जा सकता, पैसे नहीं है इसलिए परिवार को लेकर नहीं जा सकता, समय नहीं है,
इसलिए घूमने के लिए छुट्टी नहीं ले सकता। जिस दिन आपका पर्पस क्लियर हुआ जिम कॉर्बेट आने का, वो सारी समस्या एक तरफ हो गई और आज आप जिम कॉर्बेट में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ताकत है मेरे दोस्त पर्पस की, ये ताकत है। डायरेक्ट सेलिंग में पर्पस को बोला जाता है गोल की। तो पहली चीज जो आपको करनी होगी डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, आपको अपना पर्पस क्लियर करना होगा कि आखिरकार आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों काम कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पर्पस ही छोटे होते हैं, कारण ही छोटे होते हैं। एक कॉमन पर्पस, जब हम लोगों से बात करते हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्यों काम करना है, तो लोग कॉमन पर्पस बताते हैं कि सर पैसा कमाना है। लेकिन मेरे दोस्त, पैसा कमाना कोई पर्पस नहीं हो सकता। कितना पैसा कमाना है वो एक क्लियर पर्पस होता है। 1000 रुपए कमाना भी तो पैसा कमाना हुआ, 10,000 रुपए कमाना भी तो पैसा कमाना हुआ, 20,000 रुपए कमाना भी तो पैसा कमाना हुआ। तो अगर आप 10,000 रुपए कमाने ही आए हो, या आपने जो पैसा लगाया है 15-16 हजार रुपए ज्वाइनिंग के लिए, अगर वो पैसा निकालने ही आए हो, तो मेरे दोस्त आपको हमेशा ये काम असंभव लगेगा। आपको लगेगा कि इस काम में दिक्कतें ज्यादा हैं, मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि आपका पर्पस छोटा है। जब पर्पस छोटा होगा तो परिस्थितियां हमेशा विपरीत और मुश्किल लगेंगी। तो मेरे दोस्त, अपने पर्पस को बड़ा करने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है। कितना पैसा कमाना है, इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है, आने वाले समय में जितना पैसा आप इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, आपने उतने पर्पस, उतने बड़े पर्पस, उतने बड़े गोल सेट किए या नहीं किए हैं, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितनी मेहनत कर पाओगे, कितना संघर्ष कर पाओगे। तो मेरे दोस्त, ये सारी बातें बेकार हैं। लोग बोलते हैं सर मेरा काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि सर मार्केट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है। मेरे दोस्त, मार्केट आज भी नेगेटिव था, आज से 10 साल पहले भी नेगेटिव था, और आने वाले 10 साल बाद भी शायद नेगेटिव रहेगा। लेकिन इसी नेगेटिव मार्केट में ये जितने भी लोगों की फोटोज आप देख रहे हैं, इन्होंने इसी नेगेटिव मार्केट में काम करके आज डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के परचम लहराए और अपना हर सपना पूरा किया है। अगर मार्केट नेगेटिव होना किसी की असफलता की वजह होता, तो ये सफल कैसे हो गए? ये कोरा बहाना है मेरे दोस्त, ये एक्सक्यूज है कि सर मार्केट नेगेटिव है, लोग मना करते हैं, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम बिजनेस में कमी निकालते हैं, हम प्रोडक्ट में कमी निकालते हैं, हम अपलाइन के अंदर कमी निकालते हैं। मेरे दोस्त, कमी किसी के अंदर नहीं है, कमी सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्पस के अंदर है कि हम एक छोटी सोच और एक छोटे पर्पस के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान पैसा दे दे, लेकिन मेरे दोस्त, आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कितना पैसा कमाने आए हैं। वो एक बार एक जवान लड़का मंदिर जाता है, और जैसे हर जवान लड़के की एक दिली इच्छा होती है, तो वो भगवान के सामने बोलता है कि हे भगवान, कुछ ऐसा कर दे कि मेरे चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हो, और वो लड़कियां मेरे लिए दीवानी हो, एकदम पागल हो, मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तो भगवान उसको गोलगप्पे का ठेला खोल कर दे देते हैं। अब आपने देखा होगा, गोलगप्पे के ठेले तरफ के चारों तरफ ज्यादातर महिलाएं रहती हैं, और वो एकदम परेशान करके रहती है, भैया पहले मुझे दो, भैया पहले मुझे दो। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि उस लड़के ने ये तो भगवान से नहीं मांगा था। तो हम भी जब भगवान से बोलते हैं कि भगवान पैसे कमाने हैं, डायरेक्ट सेलिंग से पैसा दे, तो भगवान बोलते ले 1000 रुपए का चेक, ले 2000 रुपए का चेक, खुश रहे। और यही वजह है कि काम करते करते लोगों को सालों हो जाते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाते हैं, लेकिन इतना लंबा समय देने के बाद भी हमारी वीकली इनकम नहीं बढ़ते, हमारे वीकली चेक नहीं बढ़ते, 2000, 3000, 4000 से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि पर्पस होता है। मेरे दोस्त, आपसे मेहनत आपका अप्लाई नहीं करवा सकता, आपसे मेहनत कोई कंपनी नहीं करवा सकती, आपसे मेहनत आपका पर्पस कराएगा, आपका गोल आपसे मेहनत कराएगा। एक व्यक्ति
हर रोज सुबह उठता है, उसे उसका बॉस डेली कॉल नहीं करता कि हाँ सर सुबह उठ गए, फटाफट तैयार हो जाओ सर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। उसका बॉस, एक नौकरी करने वाले व्यक्ति का बॉस रोज सुबह उठकर उसे उठाता नहीं है, तैयार हुए या नहीं हुए कभी नहीं पूछता, टाइम पर ऑफिस आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बारे में कभी बातचीत नहीं करता। हम डेली सुबह उठते हैं, खुद से उठ जाते हैं, खुद से तैयार हो जाते हैं और खुद से ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि नौकरी करने का हमारा पर्पस क्लियर है कि अगर टाइम पर नौकरी करने नहीं गए तो बॉस सैलरी काट देगा, बॉस नौकरी से निकाल देगा और होम लोन चल रहा है, बच्चे का एजुकेशन लोन चल रहा है, माँ बाप की दवाई चल रही है। अगर नौकरी नहीं रही तो इनका खर्चा कहां से निकालूंगा? नौकरी करने का उसका पर्पस क्लियर है। यही वजह है मेरे दोस्त कि वो 30 के 30 दिन रोज सुबह उठ जाता है, बिना किसी के बोले तैयार हो जाता है और डेली समय पर ऑफिस पहुंच जाता है। हमें और आपको डेली अपलाइन को क्यों याद दिलाना पड़ता है? रोज अपलाइन हमें सुबह क्यों फोन करना पड़ रहा है? अपलाइन फोन ना करे तो हम फील्ड में नहीं निकलते, अपलाइन फोन ना करे तो हम जाकर 3-4 प्लान नहीं करते। यानी कि रोज अपलाइन को, उसी व्यक्ति को जो डेली बिना बोले नौकरी पर जा रहा है, उसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए अपलाइन को रोज फोन करना पड़ता है। कारण सिर्फ एक ही है कि नौकरी करने का पर्पस क्लियर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने का हमारा पर्पस आज तक क्लियर नहीं हो पाया। हम में से ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में लक आजमाने आते हैं, तुक्का मारने आते हैं कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कौन सा कुछ लगा है। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नुकसान तो है नहीं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी खासियत थी, जिसके बारे में कल असली जी ने आपको बताया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरुआत हो जाती है। ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खासियत थी, लेकिन यही डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लगा नहीं है तो हमें कोई डर ही नहीं है फेल होने का, असफल होने का। यार ठीक है, लोग जुड़ गए, टीम बन गए तो ठीक है, नहीं जुड़े, नई टीम बनी, नई पैसा आया तो लगा क्या है? 15-16 हजार रुपए लगाए, प्रोडक्ट मिल गया, खा पी लेंगे, बात खत्म। अगर इसी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे और आपको 15-16 हजार की जगह 15-16 लाख रुपए देने होते, और अगर आप 15-16 लाख रुपए लगाकर ज्वाइन किए होते तो आप में से किसी को एसओएस में आने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए, फील्ड में निकलने के लिए बोलना नहीं पड़ता। आप खुद अपलाइन का गला पकड़ के कि साले कब ट्रेनिंग करवा रहा है, तुझे पता नहीं मेरा 15 लाख रुपए लगा हुआ है। सर फील्ड में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो मेरे साथ? सर मेरा पैसा फंसा हुआ है 15-16 लाख रुपए, आप फील्ड में सपोर्ट नहीं करोगे तो सर पैसा कैसे निकलेगा? यानी कि मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ी खासियत थी वही इस इंडस्ट्री का अभिशाप बन गई है। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में लक आजमाने आए हैं, तुक्का मारने आए हैं, ये सोच कर आए हैं कि आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई नुकसान नहीं है, मेरे दोस्त मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इस इंडस्ट्री में आपका कोई करियर नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्पस नहीं है, इस इंडस्ट्री में काम करने का उद्देश्य नहीं है। एक सॉलिड पर्पस खोजिए। आपको जो डायरी मिली है उस डायरी में ये आज आपका होमवर्क है कि आपको डायरी में लिखना है कम से कम 10 ऐसे कारण जिस वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं। और हर व्यक्ति की अलग अलग वजह होनी चाहिए, हो सकती है किसी की वजह ये हो सकती है कि मेरी बेटी की उम्र आज 22 साल है, 3 साल बाद मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए और मुझे एसपीपीएस ज्वेलर्स में डायमंड इसलिए बनना है कि मैं अपनी बेटी की अच्छे से शादी करा सकूं, धूमधाम से शादी करा सकूं। ये एक पर्पस है। आपका एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब इसलिए होना है कि जो आराम मुझे नहीं मिला, जो लग्जरी लाइफ मैं नहीं जी पाया, वो लग्जरी लाइफ मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया की सारी खुशियां मैं अपने बच्चों को दे सकूं। आपका एक पर्पस होना चाहिए इस इंडस्ट्री में काम करने का। मेरी तरह एक पर्पस होना चाहिए
कि घर में अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई, तो मेरे पास कम से कम इतना पैसा हो कि पैसे की कमी की वजह से मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझे छोड़कर ना चला जाए। आपका पर्पस आपसे मेहनत कराएगा। और मेरे दोस्त, आज मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं तो सिर्फ पर्पस की वजह से, क्योंकि परिस्थितियां हमारे सामने भी विपरीत थी। जब मैंने आपकी तरह डायरेक्ट सेलिंग में काम करना शुरू किया तो मेरे पास ना तो लिस्ट थी, ना तो काम करने का समय था, और ना तो फील्ड में सपोर्ट करने के लिए कोई अपलाइन था। हमने तो डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती काम भी YouTube से सीखा सर। YouTube से प्लान करना सीखा, YouTube से फॉलो करना सीखा। हमारे साथ फील्ड में जाकर कोई अपलाइन प्लान नहीं करता था। वो जो 10 से 12 प्लान मेरे सामने अमित कुमार दुबे सर ने किए थे, बस वही प्लान है जो मैंने अपलाइन के साथ किए हैं। और वो प्लान भी किसी और के थे, मैं तो सिर्फ साथ जाता था उनके। अपने प्लान शुरू से पहले दिन से हम अकेले किए और कभी अपलाइन से शिकायत नहीं करी सर, क्योंकि अगर आपके पास पर्पस है तो आप शिकायत नहीं करोगे, आप बहाने नहीं बनाओगे। शिकायत वो करता है, बहाने वो बनाता है जिसका पर्पस छोटा है। जिसका पर्पस डायरेक्ट सेलिंग में काम करके करोड़पति बनना है, वो बहाने बनाएगा क्या? वो सहारे ढूंढेगा क्या? वो शिकायत करेगा क्या? अरे सहारा लेकर शिकायत करके आज तक कोई करोड़पति बना ही नहीं। अगर सहारा मिलने से कोई कामयाब होता मेरे दोस्त, तो आप मुझे बताइए, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से ज्यादा किसी को सहारा मिला होगा क्या? सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर से ज्यादा किसी को सहारा मिला होगा क्या? लेकिन ये तो कामयाब नहीं हुए। सहारे मिलने से आप कामयाब नहीं होते मेरे दोस्त। अपलाइन आपके साथ फील्ड में कितनी मेहनत कर रहा है, अपलाइन आपके कितने प्लान डेवलप कर रहा है, इससे आपकी सफलता डिफाइन नहीं होगी, इससे आप सफल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफलता आपको आपके पर्पस से मिलेगी। जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत करी और मुझे सामने दिख रहा था कि इस इंडस्ट्री में मेरा कामयाब होना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। एक व्यक्ति जिसका पर्पस क्लियर है ना, वो समस्याओं पर नहीं, समाधान पर फोकस करता है। वो समस्या को पकड़कर रोता नहीं है, वो समाधान के ऊपर काम करना शुरू करता है। और मेरे सामने एक समाधान निकला कि कोई बात नहीं, जान पहचान के लोगों को प्लान नहीं किया जा सकता, लेकिन अनजान लोगों में तो काम किया जा सकता है ना। और मैंने उसके बाद अनजान लोगों में काम करना शुरू किया। और मैं हर रोज अपने हॉस्टल से जब कॉलेज जाता था तो लोग सड़क के बाईं ओर चलते, मैं सड़क के दाईं ओर चला करता था। दाईं ओर चलने का फायदा ये होता था कि जो व्यक्ति सामने से आता था वो मुझे फेस टू फेस मिलता था। और मैंने 3-4 लाइनें रट ली थी शीशे के सामने, 3-4 लाइनों का बार बार प्रैक्टिस कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था उन लाइनों को। जो व्यक्ति मुझे सामने से मिलता था, मैं उसके सामने बिना ये सोचे कि ये हाँ बोलेगा ना बोलेगा, उसके सामने मैं हाथ बढ़ाता था और उसको निवेदन करता था कि सर आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। कोई रुकता था, कोई नहीं रुकता था, कोई खुश होकर मिलता था, कोई शक भरी नजरों से देखता था कि कौन स्कैमर है जो बीच सड़क पर मुझे रोक रहा है। अलग अलग तरह के अनुभव हुए, लेकिन जो भी रुका, मैंने 3-4 लाइनें रख ली थी कि सर मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं BHU का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ एक संस्था में काम कर रहा हूँ जहाँ पर आप भी काम करके अपने परिवार, अपने समाज की सारे समस्या को खत्म कर सकते हैं और साथ ही साथ इस संस्था में काम करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो बताइए सर, ऐसी संस्था के बारे में जानना कैसा रहेगा, अच्छा या बहुत अच्छा? अब मैंने ऑप्शन दिया है अच्छा या बहुत अच्छे का, तो सामने वाला दोनों में से कोई एक चुनेगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक चुनेगा। वो अच्छा बोले तो भी मेरे पक्ष में, बहुत अच्छा बोले तो भी मेरे पक्ष में। सामने वाले ने अच्छा बोला तो फिर मैं अगली बार बोलता था कि सर ऐसे सड़क पर खड़े होकर बात नहीं हो सकती, एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर नोट कीजिए और जब भी आप फ्री होंगे आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, हम मिलकर बैठेंगे और संस्था के बारे में बातचीत करेंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई थी अपने पिछले अनुभवों से कि कोई सामने से फोन
नहीं करता। तो मैंने एक लाइन और जोड़ दी, जब सामने वाला मेरा नंबर ले लेता था तो मैं उसको बोलता था कि सर, ऐसे सड़क पर खड़े होकर, मैं उसको बोलता था कि सर मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं और मैं नहीं चाहता कि इतने सारे कॉल में आपका कॉल मुझसे मिस हो जाए, तो सर आप अपना नंबर मुझे एक बार मिस कॉल कर दीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं और कभी भी आप मुझे फोन करें तो मैं आपका कॉल पिक कर सकूं। और इस तरीके से हर रोज अपने कॉलेज से हॉस्टल जाते समय और हॉस्टल से कॉलेज आते समय मैं 30 से 35 लोगों को इनवाइट किया करता था। हमने एक आदत डेवलप करी, अगर मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ मिल जाता था मैं उससे बातचीत करता था। अगर मैं बस से गाजीपुर जा रहा हूं, बगल में जो बैठा हुआ है मैं उससे 100% बातचीत करता था। एटीएम की लाइन में खड़ा हूं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए अगर लाइन में खड़ा हूं, क्योंकि पहले जैसे अभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं थी, तो हम जो भी प्रोडक्ट का पैसा आता था वो बैंक में जमा करते थे। तो बैंक की लाइन में खड़े हुए हैं तो जो व्यक्ति आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, उससे बातचीत करने का शुरुआत करते थे। कैसे बातचीत करनी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमने इस बात का रोना कभी अपलाइन के सामने नहीं रोया कि सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं काम कैसे करूं? सर आप ही एक बंदा दे दो ना, सर आप ही डाल दो ना, सर ये 1 लाख तो सर हनुमान जी की पूछ हो गया है, गुरुजी ये बड़ा लकवा मारा हुआ है, गुरुजी इसमें भी कुछ कर दो ना। हमने अप्लायंस से कभी सहारे नहीं मांगे, इसलिए हमने अप्लायंस से कभी नहीं बोला कि सर आप चला दो, सर आप कोई दे दो, सर आप 1 आध बंदे डाल दोगे तो आपका क्या चला जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, सहारे कितने भी अच्छे लगे वो आपको कमजोर करते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे अपलाइन मिले जिन्होंने मुझे कभी कमजोर नहीं होने दिया, जिन्होंने मुझे कभी कमजोर नहीं बनाया। हाँ, निराश मैं भी होता था जब बहुत सारे इन्विटेशन करने के बाद भी लोग मिलते नहीं थे, क्योंकि कोल्ड लिस्ट में कोई टैलेंट काम नहीं करता, कोल्ड लिस्ट में कोई रेशियो काम नहीं करता। वहां तो एक ही सिद्धांत चलता है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। प्लान दो, ज्वाइन हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने 10 प्लान दिए थे और 10 में से 3 बंदे आने चाहिए थे, सर एक भी नहीं आया। ये सिद्धांत कोल्ड लिस्ट में नहीं चलते। तो निराश हम भी होते थे, परेशान हम भी हो जाते थे, लेकिन फिर मैं पर्पस पे बात कर रहा हूं कि पर्पस क्लियर था। मैं लोगों की नाच तो सुन रहा हूं, ये बात क्लियर थी। लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं हर रोज अपने कोचिंग से आने के बाद, डिनर करने के बाद रात को 11 बजे अपना बिजनेस बैग उठाकर फील्ड में काम करने के लिए निकल जाता था। और ऐसा बोला जाता है कि जहां चाय है वहां राह है। अगर आप प्रयास करते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए दरवाजे खोलता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सर रात को 11 बजे कौन मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैं बीएचयू कैंपस के अंदर रहता था, बीएचयू कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं, लगभग 60,000 से ज्यादा बच्चे बीएचयू कैंपस के अंदर हॉस्टल्स में रहा करते हैं। और हॉस्टल के लड़के रात के 1-2 बजे से पहले सोते नहीं। आपके भी 18-19 साल 20 साल के बच्चे होंगे जो रात को 2 बजे 3 बजे सोते होंगे। तो हम रात को 11 बजे बिजनेस में उठाते थे, गले में बीएचयू का आई कार्ड लटकाते थे, किसी भी हॉस्टल में घुस जाते थे, कोई रोकता नहीं था क्योंकि बीएचयू का आई कार्ड था गले में। और कोई भी डोर नॉक करते थे, जो खोले, हमारी 3-4 लाइनें रटी हुई थी, वही लाइन दोहरा देते थे। जिसने अंदर बुला लिया उसका प्लान कर देते थे, जो इंटरेस्ट नहीं लेता था वो दरवाजा बंद कर देता था ऊपर, हम बगल के दरवाजे पे चले जाते थे। और इस तरीके से काम किया सर शुरुआत में। और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे अनजान लोगों के बीच में जाकर काम हो सकता है क्या? जब लोग आपके मुंह पर दरवाजा बंद करते थे तो आपको बुरा नहीं लगता था क्या? सर बुरा लगता था, हमें भी डिमोटिवेशन आता था, लेकिन हमारा पर्पस बड़ा था।
हमारे इस इंडस्ट्री में काम करने का उद्देश्य बड़ा था, और वो उद्देश्य इतना बड़ा था कि किसी की नाक से जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ छोटी लगती थी और अपना पर्पस बड़ा दिखाई देता था। जब लोग हमें ना बोलते हैं, चार लोग हमें मना कर देते हैं, हम घर में दुखी होकर बैठ जाते हैं, उसका कारण एक ही है सर, हमारा पर्पस क्लियर नहीं है, हमारा गोल क्लियर नहीं है। जो आदमी आज से 3 साल बाद अपनी बेटी की अच्छे से शादी करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत कर रहा है ना, उसे 4 लोगों की ना डिमोटिवेट नहीं करेगी। जो व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और इलाज में पैसा खर्च हो रहा है और पैसा कमाने का कोई और साधन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, माँ बाप का इलाज कराने के लिए कोई और साधन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, उसे लोगों की ना परेशान नहीं करेगी, वो लोगों की ना से डिमोटिवेट नहीं होगा, वो अप्लाई में कमियां नहीं निकालेगा, वो प्रोडक्ट में कमियां नहीं निकालेगा। हमारा पर्पस छोटा है, अपने पर्पस को बड़ा कीजिए, अपने पर्पस को इतना बड़ा कर लीजिए कि ये समस्याएं आपको छोटी लगे। अपने पर्पस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जब कोई ना बोले ना तो आपको बुरा ना लगे, क्योंकि आप एक बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपका पर्पस महीने का 10 लाख रुपए कमाना होगा और आपको 10 लोग ना बोल देंगे ना, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 10 लाख रुपए कमाने के लिए आए हो। लेकिन अगर आप महीने का 10,000 रुपए कमाने आए हो, आपको लगेगा कि यार सारा फालतू काम है यार, 10,000 तो नौकरी करके भी आ जाएंगे, क्या फायदा इस काम को करने का। पर्पस छोटा है सर, 10,000 नौकरी से आ सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में 10 लोगों की ना आपसे नहीं सुनी जाएगी, लेकिन 10 लाख नौकरी से नहीं आ सकते, ये बात आपको पता है, इसलिए 10 लोग ना बोलेंगे ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे। पर्पस बड़ा है सर। हमारी और आपकी एक कॉमन टेंडेंसी होती है, हम हमेशा आसान विकल्प ढूंढते हैं। अगर आपका पर्पस छोटा है, अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर खुश हो, अगर आपका पर्पस नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अगर आपका पर्पस नहीं है, आपसे लोगों की ना नहीं सुनी जाएगी। आपसे ऑफिस से थके हारे होने के बाद भी दोबारा बिजनेस में उठाकर फील्ड में जाकर मेहनत करने की ऊर्जा हिम्मत आपके अंदर नहीं आएगी। सुबह 9 से रात के 10 बजे तक पढ़ने और पढ़ाने के बाद थक हम भी जाते थे मेरे दोस्त, मन हमारा भी नहीं करता था फील्ड में जाने का, लेकिन उसके बाद भी अपने मन को मारकर हर रोज आधी रात को फील्ड में निकल जाते थे। मन हमारा भी करता था। हमारे साथ के स्टूडेंट बाइकों पर अपने दोस्त और दोस्तरियों के साथ नाइट आउट किया करते थे, घुमा करते थे। मन हमारा भी करता था, बाइक मेरे पास भी थी कि इनके साथ मैं भी निकल जाऊं घूमने के लिए। मेरे साथ के लोग रात को लैपटॉप पर पिक्चर देखा करते थे, गप्पे मारा करते थे, छत पर बैठकर मन हमारा भी करता था कि यार हम भी एक पिक्चर देख ले, लेकिन हमने वो सब नहीं किया। हमने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, लोगों के पास जाकर प्लान लिया। नाइट ड्यूटी पर बहुत सारे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड बीएचयू के अंदर पहरा देते थे, नाइट ड्यूटी पर रहते थे। हम उन गार्ड के पास जाते थे, क्योंकि रात के 1 बजे के बाद सारे स्टूडेंट सो जाते थे, सुबह 7 बजे से 9 बजे से क्लासेस रहती थी। तो रात के 1 बजे के बाद हम उन गार्ड के पास जाते थे जो रिटायर्ड फौजी थे और बीएचयू में एज ए नाइट गार्ड ड्यूटी किया करते थे। किसी को मामा बना लिया, किसी को ताऊ बना लिया, किसी को अंकल बना लिया। पहले 10-15 मिनट उनके फौज के किस्से सुना करते थे और उसके बाद 3-4 लाइनें रटी हुई थी, वो लाइनें बोल दी। अब वो भी रात भर बैठे हुए नाइट ड्यूटी पर, खाली है, और हम तो डायरेक्ट सेलिंग करने प्लान देने निकले हैं। तो किसी भी गार्ड के सामने बैठकर उसको प्लान दे दिया करते थे। और ये पर्पस की ताकत है सर, ये पर्पस की ताकत है कि सुबह 9 बजे घर से निकल जाने के बाद भी रात के 2, ढाई, 3 बज जाते थे,
लेकिन ये मन में विचार नहीं आता था कि यार कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। हफ्ते हफ्ते हो जाते थे लोगों को ज्वाइन कराए हुए, 27-80 का भी प्रोडक्ट मिल जाए तो ऐसा लगता था कि दिवाली हो गई, क्योंकि अननोन लोगों में काम कर रहे थे, अनजान लोगों में काम कर रहे थे, कोई रिश्ता था नहीं उनसे कि वो हमारे भरोसे पर आ जाए। ये वक्त था सर जब डायरेक्ट सेलिंग में हमने शुरुआत करी, लेकिन ये सब कुछ अगर हो पाया सर तो सिर्फ इसलिए हो पाया कि हमारे पास पर्पस था, एक गोल था, इस बिजनेस में काम करने की एक स्ट्रॉन्ग वजह थी, कारण था। आपके सारे बहाने, आप जिन बातों को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब ना होने की वजह मान रहे हैं ना, ये सब भी मतलब है सर कि सर मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे लोग मेरी बातें नहीं सुनते। ये सब बेकार की बातें हैं सर। आपको अगर ये लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, सर लोग रिजल्ट की गारंटी मांग रहे हैं, सर इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, ये सब बातें बेमानी है सर। अगर ये सारी वजह डायरेक्ट सेलिंग में किसी को नाकामयाब करती तो आप मुझे बताइए, जो फ्रंट रो में लोग बैठे हैं ये भी सेम बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये भी सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, लोग इन्हें भी मना करते हैं, लोग इनसे भी गारंटी लेते हैं, गारंटी मांगते हैं, लेकिन ये कामयाब क्यों हो रहे हैं सर? ये दिन रात अचीवमेंट्स क्यों ले रहे हैं? इनके हर वीक चेक क्यों बन रहे हैं? मेरे दोस्त, दो लोग जुड़ने पर आपका भी 1000 का चेक आता है और इनका भी 1000 का चेक आता है। जितने में प्रोडक्ट आपको मिलता है उतने ही प्रोडक्ट इनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि सीनियर रैंक पर प्रोडक्ट का प्राइस हमारे लिए कम हो जाता है, हम भी सेम प्राइस का प्रोडक्ट मार्केट में भेज रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ हो रही है, फ्रंट लाइन में बैठे हुए लोगों की ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है सर। अगर वजह बिजनेस है, अगर वजह प्रोडक्ट है तो कोई कामयाब नहीं होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके कामयाबी की वजह आपका पर्पस होता है। अपने पर्पस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को इस इंडस्ट्री में काम करने की वजह ढूंढिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया हूं। और ये जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूं कि जब कोई आपके पास रोता हुआ आता है ना कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, सर मेरे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, सर मेरा बिजनेस सेट नहीं हो रहा, प्लानिंग बाद में दीजिए, पहले चेक कीजिए उसके पास काम करने का पर्पस है। उससे उसकी डायरी मांगिए कि सर दिखाइए डायरी और दिखाइए कि आपने क्या पर्पस लिखा है इस बिजनेस में काम करने का, आपका क्या गोल है आने वाले 3 महीने का, आपका क्या गोल है आने वाले 6 महीने का, आने वाले 3 साल में आप इस बिजनेस से क्या अचीव कर रहे हैं, करना चाहते हैं, दिखाइए मेरे को। पहले पर्पस चेक करिए सर, क्योंकि जिसके पास पर्पस नहीं है, काम करने की वजह नहीं है ना, वो मार्केट में हमेशा रोता हुआ मिलेगा। उसे पता ही नहीं वो काम क्यों कर रहा है, उसे पता ही नहीं वो लोगों की नाच क्यों सुन रहा है, उसे पता ही नहीं कि उसे टीम के नखरे क्यों उठाने पड़ रहे हैं, उसे पता ही नहीं कि वो अपलाइन की डांट क्यों सुन रहा है। जिसके पास पर्पस है मेरे दोस्त, जब उसकी टीम बात नहीं सुनती ना, वो यही सोचता है कोई बात नहीं यार, ये 4 लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, इनके जैसे 4 और बनाऊंगा। अरे बाप को थोड़ी ना बताना पड़ता है बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, इन 4 को मैं लाया था, आगे 4 में जिसका पर्पस क्लियर है, जब अपलाइन उसको डांटता है उसे बुरा नहीं लगता, वो ये सोचता है कि यार बचपन में माँ बाप ने डांटा, स्कूल में टीचर्स ने डांटा, कॉलेज में प्रोफेसर्स ने डांटा, क्यों डांटा? मेरी भलाई के लिए डांटा था ना। और उन्होंने डांटा, डांट कर स्कूल भेजा माँ बाप ने, टीचर्स ने डांट कर मार कर पढ़ाया, प्रोफेसर ने डांट कर पढ़ाया, तो अच्छा हुआ ना मेरा, आज मैं एक सफल इंसान हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अपलाइन भी डांट रहा है यार, अच्छे के लिए तो डांट रहा होगा। अगर उनकी डांट सुनकर, अपलाइन की डांट सुनकर अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो जैसे मैंने माँ बाप की डांट सुनी, जैसे मैंने टीचर्स की डांट सुन ली, अपलाइन की भी सुन लूंगा यार। अरे टीचर्स की डांट सुनकर, कॉलेज में प्रोफेसर की डांट सुनकर 50-60 हजार रुपए महीना कमाने लायक बना हूं, अपलाइन की डांट सुन ली तो 50-60 लाख कमाने लायक बना देगा।
अप्लाइंग की डांट सुनकर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, हम अप्लाइंग की डांट सुनकर नाराज हो जाते हैं। कारण आपका पर्पस है मेरे भाई, पर्पस है। हम क्यों नहीं सह पा रहे? क्योंकि पर्पस नहीं है सर। आज आप ट्रेन में बैठो और ट्रेन में बैठकर आप दिल्ली से बनारस जाओ, आपका पर्पस है बनारस जाना। जैसे ही आपने पर्पस क्लियर किया कि मुझे बनारस पहुंचना है दिल्ली से ट्रेन में बैठकर, अपने आप को 12 घंटे के लिए तैयार कर लोगे कि 12 घंटे तक मुझे इसी ट्रेन में बैठ के रहना पड़ेगा। पानी नहीं मिलेगा, स्टेशन आने का वेट करना पड़ेगा, स्टेशन आएगा तब पानी मिलेगा। ढंग का खाना नहीं मिलेगा, रेलवे का खाना मिलेगा तो या तो घर से खाना बना कर लेके आओ या फिर ट्रेन का ही खराब खाना खाओ। जिस दिन आपका पर्पस क्लियर हो गया कि मुझे बनारस जाना है, आप अपने आप 12 घंटे का पेशेंस डेवलप कर लोगे, ट्रेन का गंदा खाना खाने के लिए तैयार हो जाओगे, सारी दिक्कतें सारी परेशानियां झेलने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि पर्पस क्लियर है कि बनारस पहुंचना है। आपका डायरेक्ट सेलिंग में जिस दिन पर्पस क्लियर हो गया ना कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड एम्बेसडर बनना है, लोगों की ना आप झेल लोगे, टीम के नखरे आप उठा लोगे, अपलाइन की डांट आप सुन लोगे, आप सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे अगर पर्पस क्लियर है तो, अगर गोल क्लियर है तो आज आपका होमवर्क है मेरे दोस्त, आपको कम से कम 10 ऐसी वजह अपनी डायरी में लिखनी है सर कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों काम कर रहा हूं, मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की ना सुनूंगा, क्यों मैं 3 से 4 साल लगातार मेहनत करूंगा, लोग आए ना आए, टीम मेरी बात सुने या ना सुने, कोई चले या ना चले, कोई काम या करे या ना करे, मैं काम करूंगा, उसकी वजह अपनी डायरी में लिखिए सर। और आज के बाद कभी भी आपको अगर डिमोटिवेशन आए, आज के बाद आपको कभी भी निराशा हो, कुछ मत करना, उस डायरी को खोलकर उन 10 वजहों को पढ़ लेना जिस वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करने आए थे। मेरे दोस्त, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम छोटी होती दिख जाएगी, आपको अपनी सारी समस्याएं खत्म होती हुई दिख जाएंगी जिस दिन आप अपना पर्पस पढ़ लोगे, जिस दिन आपको अपना पर्पस आपको दोबारा याद आ जाएगा कि मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा था। अपना पर्पस, अपना गोल बनाइए सर। अब गोल बनाने के 2 तरीके हैं, एक थोड़ा थ्योरेटिकल तरीका है और दूसरा प्रैक्टिकल तरीका, और मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। आप खुद डिसाइड कर लेना आपको किस तरीके से गोल बनाना है, लेकिन गोल बनाना पड़ेगा। पहला जो थ्योरेटिकल तरीका है सर, जो आपको स्लाइड में भी दिख रहा है सर, कि आप 3 तरीके से गोल को डिवाइड कर सकते हैं। आप 3 तरीके से गोल बना सकते हैं, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म गोल, जो 1 से 6 महीने का होगा। यानी कि आपको अपनी डायरी में लिखना होगा कि आने वाले 6 महीने में आप बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, लैपटॉप लेना है, परिवार के साथ इंटरनेशनल टूर घूम कर आना है, गोवा में 5 स्टार 3 नाइट 4 डेज का विद फैमिली एडवेंचर करके आना है। कोई भी आपका 6 महीने के अंदर का गोल होना चाहिए। दूसरा आपका मिडिल टर्म गोल होगा, जो 6 महीने से लेकर 3 साल का होगा। आपको कार लेनी है, ये आपके मिडिल टर्म में आएगा। तीसरा आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा, जो 3 साल से ज्यादा का होगा, कि आपको अपने परिवार के लिए घर बनाना है, आपको शहर में एक पॉश एरिया में अपने लिए एक बढ़िया सा प्लॉट लेना है। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा, जो 3 साल या उससे ज्यादा का होगा। मेरे दोस्त, अपनी डायरी में अपना गोल लिखिए और अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। आपने जो 10 गोल बनाए हैं, उन 10 गोलों को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए कि पहले 6 महीने में इन 10 में से कितने गोल मैं पूरे करूंगा, फिर आने वाले 3 साल में इन 10 में से बाकी कितने गोल मैं पूरे करूंगा, और जो बचे हुए गोल हैं, जो थोड़े महंगे गोल हैं, या फिर बोलूं कि जिन गोल को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, वो लॉन्ग टर्म गोल बनाऊंगा।
और उन गोल्स को लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दूंगा। मेरे दोस्त ये गोल आपसे काम करवाएंगे। अपने अपलाइन के साथ उन गोल को शेयर कीजिए कि सर मैं इन वजहों से बिजनेस में काम करना चाहता हूँ। आपका अपलाइन आपको कार्य बनाकर देगा, आपका अपलाइन आपको गाइडलाइन बनाकर देगा कि आने वाले 6 महीने में आप इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में ये गोल आपके कैसे अचीव हो सकते हैं। आपका अपलाइन आपको प्लानिंग देगा, आपको एक डायरेक्शन देगा और उस डायरेक्शन पर चलकर काम हो पाएगा। ये शुरुआत है मेरे दोस्त। और अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगिनिंग हाफ डन, यानी कि अगर आपने शुरुआत अच्छी की है इसका मतलब आप आधी लड़ाई लड़ चुके जीत चुके हैं। हमारी शुरुआत ही गड़बड़ है सर। यहाँ बैठे बहुत कम लोग होंगे जिनके डायरी में लिखित में गोल होगा। कितने लोग हैं सर जिनकी डायरी में लिखित में गोल है सर? मुश्किल से 10%, मुश्किल से 10%। और गोल बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। जिस तरीके से मैं गोल बनाता था, मैंने कभी अपने पूरे करियर में फिजिकल गोल नहीं बनाया। मैंने कभी गाड़ी घोड़ा बंदूक का गोल बनाया नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक बुरी आदत थी कि मैं अपने काम को टालता था। जब मैं आपकी तरह डायरेक्ट सेलिंग में नया नया आया था तो मेरे अंदर एक बुरी आदत थी कि मैं काम को टालता था। कल से करूंगा, कल से पक्का 3 प्लान मेरे होंगे, कल से सर पक्का 3 से 4 लोगों से मिलकर उनका फॉलोअप करूंगा सर, कल से डेली 5 घंटा मेहनत होगी। और ये कल 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 के चक्कर में हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, महीने बदल गए, लेकिन मेरा गोल कोई पूरा नहीं हुआ। उस वक्त मैंने अपने गोल बनाने के तरीके में परिवर्तन लाया और मैंने प्रैक्टिकल तरीका अपनाया कि मैंने अपने पर्सनल गोल छोड़कर कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को अपना गोल बना लिया। क्योंकि आपका जो पर्सनल गोल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डेट आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कंपनी का जो क्वार्टरली टारगेट है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप उसकी डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आने वाले 27 नवंबर को आपका अभी चलने वाला उदयपुर लेक सिटी का टारगेट क्लोज होगा तो ये आप में से किसी के बस में नहीं है कि आप 27 नवंबर के टारगेट को 27 दिसंबर तक एक्सटेंड कर सको। यानी कि सर जब आप कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को अपना गोल बनाते हैं तो आपके ऊपर एक दबाव रहता है कि यार मुझे जो करना है 27 नवंबर से पहले करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कल से करूंगा, क्योंकि आप जैसे जैसे काम को टालोगे आपका टारगेट और बड़ा होता जाएगा। आज हमारे पास यहाँ बैठा अगर कोई फ्रेशर ये टारगेट लगाता है कि मुझे उदयपुर का टारगेट अचीव करना है, 14 हफ्ते का टारगेट का 1 हफ्ता गुजर चुका है, 13 हफ्ते बचे हैं। यानी कि यहाँ बैठा एक फ्रेशर मात्र 100 ST SEO में और 100 ST SEO में डालता है। आने वाले 12 हफ्ते में यानी कि 1 हफ्ता पहले ही उसका कंपनी का क्वार्टरली टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि यार अभी तो 13 हफ्ते यार बहुत समय है, आराम से कर लेंगे, धीरे धीरे टारगेट का समय कम होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां आज 13 हफ्ते का समय है, अगर वो 100 ST भी हर वीक निकाले तो भी टारगेट पूरा हो जाएगा। आज से 4 हफ्ते बाद इसी क्वार्टरली टारगेट को पूरा करने के लिए उसके पास 8 हफ्ते का समय बचेगा। और अब उसे इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हर वीक लगभग 200 ST का बिजनेस करना पड़ेगा। यानी कि आपके 4 हफ्ते के आलस की वजह से, आपके 4 हफ्ते के प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, आपके काम टालने की वजह से आपका टारगेट जस्ट डबल हो गया सर। यानी कि जो काम पर वीक 100 ST पर हो सकता था, आज से 4-5 हफ्ते बाद उसी काम को अब आपको 200 ST पर वीक पर लाना पड़ेगा। यानी कि लोड बढ़ेगा आपके ऊपर। यानी कि जो व्यक्ति कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को
टारगेट बनाकर काम करता है मेरे दोस्त, वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर सकता, वो अपने काम को टाल नहीं सकता, उसके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। यार अगर आज से जोर लगाया, पहले दिन से जोर लगाया, पहले दिन से काम किया, तो मेरे दोस्त किसी का टारगेट पूरा हो या ना हो, मेरा टारगेट 100% पूरा होगा। और टारगेट पूरा करने से फायदा क्या होता है सर, कि आप जितने भी पर्सनल गोल बनाते हैं ना, यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने स्कूटी का गोल बनाया, स्कूटी तो पैसे से आएगी ना। यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ के लिए एक सोने का हार का गोल बनाया, वो पैसे से आएगा। यानी कि आपके जितने भी पर्सनल गोल हैं, जितने भी आपके फिजिकल गोल हैं, जितने भी आपके मटेरियलिस्टिक गोल हैं, वो पैसे से पूरे होने वाले हैं। और कंपनी का क्वार्टरली टारगेट पूरा करने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर बैठा यहाँ बैठा कोई एक फ्रेशर कंपनी का क्वार्टरली टारगेट पूरा करता है तो 12,000 रुपए वो इंसेंटिव कमाएगा, उसके 2 रैंक पूरे हो जाएंगे, उसके 2 रैंक पूरे हो जाएंगे, वो सिल्वर बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा, 6,000 रुपए उसका बोनस का आएगा, 1,000-2,000 वो रिटेल से कमा लेगा। यानी कि आने वाले 3 महीने में उस फ्रेशर की जो इनकम होगी वो कम से कम 20,000 रुपए की होगी, महीने का 60,000 रुपए वो कमाएगा। अब सवाल ये है मेरा आपसे कि आपके साथ रहने वाला एक फ्रेशर जो आज पार्ट टाइम में आपके साथ काम कर रहा है, अगर वो महीने का 60,000 रुपए पार्ट टाइम में अपनी नौकरी के साथ, अपनी दुकान चलाते चलाते आपके साथ अगर कमाना शुरू कर दे, तो क्या आपको छोड़कर जाएगा? आपका साथ देगा या नहीं देगा? देगा। क्योंकि मेरे दोस्त, किसी ट्रेनिंग का मोटिवेशन, किसी अप्लाइड की काउंसलिंग का मोटिवेशन हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन कोई है तो वो पैसा है। गांधी जी में पहले भी दम था और गांधी जी में आज भी सबसे ज्यादा दम। यानी कि मेरे दोस्त, अगर यहाँ बैठा एक व्यक्ति कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को अपना गोल बनाता है सर, तो बाय डिफॉल्ट वो पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, चाहे आप किसी भी रैंक पर हो, किसी भी रैंक पर हो। आपका वीकली जो चेक है वो हमेशा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी AWPL, जिसने पिछले 10 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ की, जितनी बड़ी ग्रोथ शुरुआत के 10 साल में आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई, उस कंपनी ने टारगेट दिया है आपको। और टारगेट का जो कैलकुलेशन है, टारगेट का जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपके कंपनसेशन प्लान में नहीं है। टारगेट में जो खर्चा होता है वो कंपनी अपनी जेब से देती है, अपने प्रॉफिट से देती है। क्यों देती है सर? क्योंकि उसे पता है कि जिस व्यक्ति ने कंपनी का क्वार्टरली टारगेट पूरा किया, लीडर वही बन पाएगा। लीडर कौन बनता है? लीडर के अंदर 2 क्वालिटी होती है। पहला, वो इंडस्ट्री की एजुकेशन ले चुका होता है। दूसरा, उसके अंदर ये आत्मविश्वास होता है कि वो बिजनेस करके अचीवर बन सकता है। और जब एक व्यक्ति कंपनी का क्वार्टरली टारगेट पूरा करने के लिए काम करता है, उसे 1200 SP SEO में पूरा करना है, 1200 SP SEO में पूरा करना है। यानी कि सर, उसे काम तो सीखना पड़ेगा, तभी जाकर SEO में 1200 SP होगा और SEO 1200 SP होगा। और अगर उसने 1200 SP पूरा कर लिया तो ना सिर्फ वो काम सीख जाएगा, बल्कि उसके अंदर एक सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कंपनी में 50 लाख लोग ज्वाइन हैं, 50 लाख लोगों को उदयपुर का टारगेट मिला था, अचीवर आए 4,000, 5,000। यानी कि सर, मैं बाकी लोगों से अलग हूं, बाकी लोगों से ज्यादा बड़ा परफॉर्मर हूं,
जो बाकी लोग नहीं कर पाए वो मैंने करके दिखाया है। यानी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना था, मैं अचीवर बनने के लिए बना था, मैं अमीर बनने के लिए बना था। आज से पहले मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, शायद इसलिए ये आत्मविश्वास आज से पहले मेरे अंदर नहीं आया, लेकिन आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म मिल गया, AWPL का प्लेटफॉर्म मिल गया और मैंने क्वार्टरली टारगेट पूरा किया, जो कंपनी में 50 लाख लोगों में से 4 से 5 हजार लोग पूरा करते हैं। यानी कि मेरे अंदर डायमंड बनने की खूबी है, मेरे अंदर डायमंड बनने की खासियत है। यानी कि मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको अपने रैंक पर, कई बार लोग ये सवाल मेरे पास लेकर आते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से काम चल रहा है, आने वाले 3 साल में मैं डायमंड बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। सर क्या गारंटी है सर आने वाले 3 साल में आप जो बता रहे हो कि बेटा तू डायमंड बनेगा, सर क्या गारंटी है मैं 3 साल में डायमंड बनूंगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप STPS वेलनेस के डायमंड होगे, इस बात की मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, कंपनी का क्वार्टरली टारगेट अचीव करना है। और ये बात मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको फैक्ट के आधार पर ये बात बोल रहा हूं। क्योंकि डायमंड कौन बनता है? जिसके दोनों लेग में बिजनेस होता है। और टारगेट कौन अचीव करता है? जिसके दोनों लेग में बिजनेस होता है। टारगेट अचीवर बनने के लिए 1200, 1500, 2000 सेल पॉइंट का बिजनेस चाहिए और डायमंड बनने के लिए कुछ हजार सेल पॉइंट का बिजनेस चाहिए। जब आप बार बार टारगेट अचीव करते हो, बार 2000, 2500, 3000 सेल पॉइंट बिजनेस में 3 महीने के अंदर पूरा करते हो, एक दिन वो जो 1000 सेल पॉइंट का टारगेट है डायमंड बनने का, वो अपने आप पूरा हो जाता है। यानी कि सर अगर आज आपको इस बात की गारंटी चाहिए कि सर आने वाले 3 से 4 साल के अंदर मैं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूं कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप डायमंड बनोगे, आपके अकाउंट में भी 50 लाख रुपए आएगा। सिर्फ एक काम करना है, कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को अपना टारगेट बनाकर काम करना और उसे पूरा करना। और दुनिया में गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगी सर। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी गारंटी से वारंटी पे आ गई है, लेकिन मैं आपको मंच पर खड़े होकर गारंटी दे रहा हूं और अपने पर्सनल अनुभव से दे रहा हूं कि जिस दिन मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, मुझे याद है दिल्ली में साहिबाबाद नाम की एक जगह है, वहां पर कंट्री नाम के होटल में एक फाइटर मीट हुई, जहां पर पहली बार मैं महिपाल गुरु से मिला था। 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन चला और 2 घंटे के ट्रेनिंग सेशन के बाद हमारे गुरुदेव ज्ञानेंद्र शर्मा सर ने मुझे महिपाल सर से मिलाया और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश होने की वजह से मैंने महिपाल गुरु से पूछा कि सर मुझे भी आपकी तरह अचीवर बनना है, सर कोई शॉर्टकट बताइए कामयाब होने का। सर ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि आदित्य जी कुछ मत करिए, कंपनी का क्वार्टरली टारगेट चल रहा है, उसको अचीव करते जाइए और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जैसे मैं डायमंड हूं, आप भी डायमंड बनोगे। और मुझे नहीं पता गुरुदेव की उस बात में मुझे क्या समझ में आया, लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने काम करने के तरीके को, मैं अपने काम करने का सिर्फ एक सिद्धांत पैदा किया कि मुझे हर लेवल पर अपने कंपनी का क्वार्टरली टारगेट पूरा करना है। और मेरे दोस्त, मैं जब से STPS वेलनेस में हूं तब से लेकर आज तक कंपनी 26 टारगेट लॉन्च कर चुकी है। ये मेरा 27वां टारगेट है और मैंने कंपनी के 26 के 26 टारगेट अचीव किए। और मैं आपको बताऊं कि कंपनी के 26 टारगेट अचीव करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है सर डायमंड वो भी बन जाए जिसके टारगेट अचीव नहीं होते, हो सकता है सर, लेकिन वो 3 साल में नहीं बनेगा, फिर वो 5 साल में बनेगा।
क्योंकि मेरे दोस्त क्वार्टरली टारगेट आपकी ग्रोथ को नापने का एक मापन यंत्र है। जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है, किसी द्रव्य पदार्थ को लिक्विड को नापने के लिए लीटर का यूज किया जाता है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति की ग्रोथ को अगर नापनी हो तो वो उसके क्वार्टरली टारगेट से नापी जा सकती है कि आप जिस भी रैंक पर हैं, अगर उस रैंक पर आपका क्वार्टरली टारगेट पूरा हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, मजे से काम करिए। आज से 3 से 4 साल के अंदर कोई माइकल डायमंड बने ना बने, आप 100% बनोगे। डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ नापने का यही तरीका है सर। और मैं आपको कंपनी के टारगेट पूरा करने का फायदा बताऊं सर, तो मेरे रैंक पर जो लोग जो दूसरे नहीं कर पाए, स्लीपेज एलएस में वो करने का सौभाग्य मुझे मिला। स्टार सफायर रैंक से मैंने कंपनी पे कैपिंग लेना शुरू कर दिया था। रेगुलर कैपिंग नहीं थी, लेकिन महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार, जब मैं स्टार सफायर रैंक पर था सर, तब मेरा 1.5 लाख रुपए का चेक बन जाता था। एवरेज में 1 लाख रुपए हफ्ता कमा लिया करता था। लेकिन स्टार सफायर रैंक पर मैंने कैपिंग लेना शुरू कर दिया था। डायमंड रैंक पर मैं कंपनी का पहला ऐसा लीडर बना जिसने डायमंड रैंक पर उस वक्त 2020 में कंपनी की सबसे महंगी कार खरीदी, वो भी सिर्फ डायमंड रैंक के अंदर 72 लाख रुपए की BMW 5 कार। कंपनी का क्वार्टरली टारगेट अचीव करने की वजह से ब्लू डायमंड रैंक से मैं कंटिन्यू कंपनी में कैपिंग लेता आ रहा हूं हर वीक। ब्लू डायमंड रैंक बनने के बाद ऐसा एक भी वीक नहीं हुआ, चाहे कोई फंक्शन हो, एसओएस चल रही हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बाढ़ आ गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। हर वीक कैपिंग मेंटेन हुई सर, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मैंने टारगेट ओरिएंटेड बनकर काम किया, टीम में उसी चीज का डुप्लीकेशन हुआ, टीम ने भी टारगेट ओरिएंटेड काम किया, तो मैंने कंपनी में रैंक पर वो ग्रोथ ली जो कोई और नहीं ले पाए। सिर्फ एक वजह है सर, कंपनी का क्वार्टरली टारगेट अचीव करना। और अगर मैं सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं तो मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं। मेरी इस बात में आप मेरा अहंकार मत ढूंढिएगा कि आज कंपनी कोई भी क्वार्टरली टारगेट लॉन्च करे, पूरी कंपनी में मैं जिस भी रैंक पर हूं, उस रैंक पर अगर सबसे पहले कोई टारगेट अचीव करता है तो उसमें सबसे पहला नंबर मेरा आता है। और मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे कि कंपनी ने उदयपुर का टारगेट दिया है और रॉयल डायमंड रैंक पर अगर सबसे पहले कोई टारगेट पूरा करेगा सर, तो मैं करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। नहीं है मुझको के वादे से, यानी कि मेरे दोस्त आप ये मत देखिए कि यार सबसे पहले टारगेट पूरा हो रहा है, उसका कारण आप समझिए कि सबसे पहले अगर रॉयल डायमंड रैंक पर टारगेट पूरा हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि रॉयल डायमंड रैंक पर सबसे ज्यादा सेल कौन भेज रहा है। और सेल भेजने का पर्पस नहीं है, पर्पस ये कि अगर सबसे ज्यादा सेल में भेज रहा हूं तो सबसे बड़ा चेक भी मेरा बनना। यस सर, नो? तो आपका पर्पस कुछ भी हो, नाम कमाना हो, टारगेट सबसे पहले पूरा होगा, नाम होगा। आपका पर्पस सेल भेजना हो, जितनी ज्यादा सेल जाएगी, आपके नीचे के लीडर्स की उतनी ज्यादा सेल जाएगी, उनका बड़ा चेक बनेगा। यानी कि अगर टीम में बिजनेस स्टेबल करना हो, अपने लीडर्स को अचीवर बनाना हो, तो भी टारगेट आप में उसकी हेल्प करेगा। और अगर आपका ये गोल है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है अपने रैंक पर, तो भी टारगेट अचीवर आपका पहला गोल होना चाहिए। यानी कि आप किसी तरीके से भी कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को देखेंगे तो अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का अगर आप
मुझसे कोई शॉर्टकट पूछेंगे तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको कंपनी का क्वार्टरली टारगेट अचीव करना चाहिए। यस और नो? कर सकते हैं सर? बना सकते हैं कंपनी की क्वार्टरली टारगेट को अपना टारगेट। और ऐसा नहीं कि असंभव है सर, आप ही के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिन्होंने इससे पहले जो टारगेट चल रहा था गोवा का, वो गोवा का टारगेट उन्होंने अचीव किया था। है इस हॉल में कुछ लोग ऐसे जिन्होंने गोवा का टारगेट अचीव किया था? एक बार खड़े हो जाएंगे सर। कितने लोग ऐसे जिन्होंने इससे पहले आने वाला गोवा टारगेट पूरा किया था? आप देखिए सर इन सारे लोगों को, इनमें से कौन आपको ऐसा दिख रहा है जिसके 2 सर हैं? कोई दिख रहा है क्या? किसी के 4 हाथ दिख रहे हैं आपको? या आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इनको भगवान ने अलग से बनाया है, कि आपके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डाला और इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस फिट करके भेजी है? ये बिल्कुल आपकी तरह 2 हाथ पैर के हैं, इनके पास भी आपकी तरह 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, जैसे आपके पास जवान है इनके मुंह में भी जवान है। और जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है इनको भी वही प्लेटफॉर्म मिला था। जितने का इम्यूनोडॉग आपको पड़ता है उतने का इम्यूनोडॉग इनको भी पड़ता है। आप भी 2 लोगों को लाते हो 1000 रुपए का चेक बनता है, ये भी 2 लोगों को लाते हैं तो 1000 रुपए का चेक बनता है। कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ और सिर्फ इनके पर्पस में है, इनके गोल में है। इन्होंने कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को गोल बनाया तो आज ये टारगेट अचीवर बनकर आपके सामने खड़े। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके और मैं आपको बोल रहा हूं मेरे दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई डायमंड बने ना बने, ये जो टारगेट अचीवर खड़े हुए थे अगर ये लाइन से 12 से 13 टारगेट अचीव कर लेते हैं सर, आने वाले समय में आप इनके गले में डायमंड का पट्टा देखेंगे। इस बात की गारंटी आपको है। तो टारगेट बना सकते हैं? यस। बना सकते हैं? यस। जब आप टारगेट बना लेते हैं तो आपको दूसरा काम जो करना होता है सर, इस टारगेट को पूरा करने के लिए, कि यहाँ पर बैठे एक व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि सर टारगेट तो बनाना पड़ेगा, अगर कामयाब होना है पर्पस तो बनाना पड़ेगा। और आपने डायरी में अपना टारगेट लिख भी लिया, लेकिन बात यह है कि आप उस टारगेट को पूरा कैसे करें। तो टारगेट को पूरा करने के लिए अगला जो आपको काम करना है वो है लिस्ट बनाना। अब लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ सर? लिस्ट बनाने का मतलब हुआ उन लोगों की सूची बनाना जिनके साथ आप इस प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करना चाहते हैं, या जिनके साथ आप अपना कंपनसेशन प्लान डिस्कस करना चाहते हैं, बिजनेस प्लान डिस्कस करना चाहते हैं। उन लोगों की क्रमगत एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। और ये दुनिया के हर व्यापार में है सर, सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट बनाने को नहीं बोला जाता। आप देखिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, आप में से कुछ लोग बिग बाजार गए होंगे जिसको स्मार्ट बाजार बोला जाता है। आज आप जाएंगे, जब आपकी बिलिंग होती है तो वो आपसे आपका नंबर और नाम पूछते हैं। ये सर लो क्या कर रहे हैं? वो लिस्ट बना रहे हैं मेरे दोस्त, कि आप एक बार उनके स्टोर पर आ गए, अब उनका नंबर आपके पास है, वो हमेशा आपको मैसेज करते रहेंगे, आपको हमेशा वो प्रमोशनल मैसेज भेजते रहेंगे, ऑफर के बारे में बताते रहेंगे। वो क्या कर रहे हैं सर? लिस्ट बना रहे हैं। आप आज जूते खरीदने के लिए मेट्रो में जाइए, स्पोर्ट्स खरीदने के लिए पूमा में जाइए, कोट पैंट खरीदने के लिए ब्लैकबेरी में जाइए, कहीं पर भी किसी भी ब्रांड में चले जाइए सर, उस ब्रांड में खरीदी करने के बाद आपसे नंबर सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो अपने कस्टमर की लिस्ट बना रहा है कि एक बार ये मेरा कस्टमर बन गया, अभी हमारे टच में रहेगा, मैं फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से इन्हें याद दिलाता रहूंगा कि आप प्यूमा के कस्टमर हैं। मैं इनके मोबाइल पर मैसेज भेजता रहूंगा, इनकी ईमेल आईडी पर मैसेज भेजता रहूंगा, ताकि ये दोबारा मेरे कस्टमर बने रहे। तो चाहे कोई बड़ा ब्रांड हो या आज आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, हर व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो लिस्ट बनाता है। और इसीलिए आपसे भी लिस्ट बनवाई जा रही है, आपको भी लिस्ट बनानी चाहिए।
एक व्यक्ति जब किराने की दुकान खोलता है ना सर, वो भी लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाकर वो अपने सारे सगे संबंधी, सारे जानने वालों को फोन करके बताता है कि भाई साहब मैंने किराने की दुकान खोली है, आपको राशन का कोई भी सामान चाहिए होगा तो आप मेरी दुकान पर जरूर आइएगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? yes. कोई भी दुकान खोलिए, आप किराने की दुकान खोलिए, कपड़े की दुकान खोलिए, ज्वेलरी शॉप खोलिए, दुनिया का हर बिजनेस लिस्ट बनाने के सिद्धांत पर चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में भी शुरुआत में आपको लिस्ट बनानी होगी। अब लिस्ट बनानी है, दुनिया में हर बिजनेस में बनाई जाती है, ये बात मुझे और आपको समझ में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कितने लोगों की लिस्ट बनाई जाए कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरी डायमंड से मेरी सक्सेस 100% क्लियर हो जाए। अब ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो जिनसे पहली बार पूछ रहा हूं वो जवाब देंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम कितने लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है, तो आप मुझे बताइए कम से कम कितने लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है? कोई भी व्यक्ति बताए सर। 150। थोड़ा तेज बोलिए। 150। ठंडा कितना? 150। और बताइए। 200 और बताइए। हाथ खड़ा करके बोलिए, मैं देख सकता हूँ ना फिर आपको। 300 प्लस। 300 प्लस आपकी है? 300 प्लस की लिस्ट हो जाएगी। हाँ हो जाएगी सर। क्या बोल रहे हैं? हो जाएगी सर। हो जाएगी। यस, आने वाले। मेरे पास और बताइए, आपके पास है मैडम? और बताइए। हाँ 300 प्लस की है आपके पास लिस्ट, डायरी में लिखी है? तब ऐसे हो जाने का तो कुछ भी होना चाहिए। मेरे को अंतरिक्ष पे होना चाहिए, चांद पर होना चाहिए, कोशिश करें। दुनिया गोल नहीं होनी चाहिए, मेरे को डायमंड नहीं, रॉयल डायमंड नहीं, ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। मैं तो कुछ ही बोल दूंगा सर। नहीं सर, कम से कम कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए? बताइए, फिर से बताइए। मेरे पास 150 की बची। 150 की मैडम के पास है। और बताइए, किसी ने यहाँ से हाथ उठाया था? 200 लोगों की सर, 100 लोगों की सर। 2 मिनट बस, आपसे कुछ बात करूंगा सर, और हम समझेंगे कि जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो हम और अच्छा क्या कर सकते हैं सर। तो सर मैं आपके छोटे भाई की तरह हूं सर, छोटा भाई आपसे बात तो कर ही सकता है ना। तो मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा, आप उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। कि सर आज अगर हमारे घर में किसी की शादी हो, मान लीजिए मेरी बहन है सर, अगर आज मेरे छोटे बहन की शादी है तो छोटे बहन की शादी में कम से कम कितने लोगों को इनविटेशन जाएगा सर? शादी का आमंत्रण कितने लोगों को भेजा जाएगा? 400 लोगों को। 500 में एवरेज लेता हूं सर, सबको लेकर अगर मैं मानूं कि कम से कम 500 लोगों को मेरी छोटी बहन की शादी का निमंत्रण जाएगा ही जाएगा। दूसरा सवाल सर आपके छोटे भाई का ये है कि सर ये जो 400-500 लोग हैं, ये सब हमारे जानने वाले ही होंगे सर? दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, ऐसे ही होगा सर? ऐसा तो नहीं कि हम सड़क पर निकल जाएंगे कार्ड लेकर, ये लो मेरी बहन की शादी है, तुम भी आना, तुम भी आना। यानी कि ये जो 400 से 500 लोग हैं, मेरा आइडिया 500 बोल रहा हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि 500 लोगों को सर हम फ्री का खाना खिलाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, जिस खाने को खाकर वो रिश्तेदार खाने में कमी निकालेगा कि पनीर छोटे छोटे पीस में था, छोले कच्चे रह गए थे, गाजर के हलवे में तेल भर जाता था। वहां हम कितने लोगों को बुला रहे हैं? 500 लोगों को। लेकिन जहां AWPL में एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स देने की बात हो रही है, उसे आयुर्वेद यूज करा के उसके घर से बीमारियों को खत्म करने की बात हो रही है, वहां हम 100 लोग की लिस्ट बना रहे हैं साहब। तो मेरा अंतिम सवाल ये है सर कि बाकी के उन 400 लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उन्हें आयुर्वेद का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, उनके जीवन में AWPL की अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप समझे क्या गलती हो रही है सर? बैठ जाइए, सबके लिए जरूरत आई होनी चाहिए। हमसे गलती हो रही है सर कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति कम से कम 500
लोगों की लिस्ट बना सकता है। हमारे पास 500 की लिस्ट है, लेकिन हम लिस्ट बना रहे हैं 100 लोगों की, हम लिस्ट बना रहे हैं 50 लोगों की, हम लिस्ट बना रहे हैं 60 लोगों की। और जानते हैं प्रॉब्लम क्या है 60-70 की लिस्ट में? आपकी जो 50-60-70 लोगों की शुरुआती जो लिस्ट होती है ना, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में खराब हो जाती है सर, क्योंकि शुरुआत में आपको काम करना नहीं आता। आपकी जो शुरुआत की 50-60 की लिस्ट होती है, उसमें तो आप इनविटेशन करना सही से सीखते हो। पहले 5 लोगों को आप इनवाइट करते हो, आपको बोलने में हिचक होती है, कच्चा पक्का बोलते हो, आधा सही बोलते हो, आधा गलत बोल जाते हो, जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल देते हो, कोई मना करता है तो गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। यानी कि शुरुआत की जो 50-60 लोगों की लिस्ट है सर, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में काम सीखते सीखते खराब हो जाती है। अब हमने लिस्ट ही 50 की बनाई है डायरी में, और 50 की लिस्ट खराब हो गई काम सीखते सीखते। यानी कि एक डायरेक्ट सेलर जब तक काम सीखता है तब तक उसकी लिस्ट खत्म हो जाती है। अब वो अपलाइन के सामने सर पकड़ कर बैठा है कि गुरुजी किसका प्लान करें, गुरुजी मैं तो फील्ड में जाने को तैयार हूँ, गुरुजी मैं प्लान करने को तैयार हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि बिजनेस में प्रॉब्लम है, दिक्कत ये है कि जो बेसिक काम है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति कम से कम 500 की लिस्ट बना सकता है, वो 50 की और 100 की लिस्ट बनाकर बैठा हुआ है। तो मेरे दोस्त, कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनाइए, क्योंकि लिस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। जैसे जिस इमारत में हम बैठे हैं, इस इमारत का कच्चा माल है ईंट, बालू, सरिया, सीमेंट, लकड़ी। अब ये ईंट, बालू, सरिया, सीमेंट, लकड़ी जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, इमारत उतनी ही बड़ी, उतनी ही ऊंची बन सकती है। वैसे ही आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, आप उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो सर, कम से कम यहाँ बैठे हर व्यक्ति की डायरी में कम से कम 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट ऐसे बनाइए जैसे आप अपनी बहन और बेटी की शादी के लिए गेस्ट की लिस्ट बना रहे हैं। हर व्यक्ति को इन्वॉल्व कीजिए उसमें। अच्छा, लिस्ट जो 500 की बन सकती थी, जो आपने खुद बोला कि सर 400-500 लोगों की लिस्ट बन सकती है, तो रिश्तेदार तो शादी में आते ही आते हैं, लेकिन वो लिस्ट 100 में आकर क्यों सिमट जा रही है? क्योंकि हम बन गए चौधरी, हम बन गए भगवान। ये नहीं करेगा, इसके पास तो पहले से पैसा है, ये क्यों आएगा? ये तो पहले से फिट है, इसके तो 6 पैक है, इसको कोई बीमारी नहीं होगी, इसको प्लान देकर क्या फायदा? अरे ये तो सरकारी नौकरी में है यार, सरकारी नौकरी वाले थोड़ी ना आते हैं। ये सारे फूफा से तो मेरी आज तक पटी नहीं, इसको तो मैं साला प्लान दूंगा ही नहीं। और ये मामा का लड़का अपने बाप की नहीं सुनता, साला मेरी कहाँ सुनेगा? इसको भी हटाओ। तो हम बन जाते हैं भगवान, और हम बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कौन करेगा और कौन। अरे मेरे भाई, भगवान मत बनो, ढंग से इंसान तो बन जाओ। आपका काम है लोगों को प्लेटफॉर्म के बारे में बताना। जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद होगा वो ज्वाइन करेगा, और जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद नहीं होगा वो ज्वाइन नहीं करेगा। ये महादेव क्या करेंगे आप लोग? यस सर, लोग समझ गए मेरी बात? तो सर, कम से कम 500 लोगों की लिस्ट हमारी, और ये जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई रोता हुआ आए तो पहले गोल चेक करना है, उसकी बात सुनिए, क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है, सारी प्रॉब्लम सुनिए, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन देने से पहले उसका गोल चेक करिए, और गोल चेक करने के बाद उसकी लिस्ट चेक करिए। अगर ये 2 चीजें हैं, उसका गोल क्लियर है और
हो गया सर ब्रीफ। अगर उसका गोल क्लियर है और अगर 500 की लिस्ट उसके पास है, मेरे दोस्त, उसकी आधी प्रॉब्लम जो वो बताएगा ना, वो इन 2 फैक्टर पर आकर खत्म हो जाएगी। सिर्फ 2 फैक्टर पर आकर हमारी 90% प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा सर। तो चेक करिए कि आपके साथ जो लोग आए हैं उनकी 500 लोगों की लिस्ट है या नहीं है, और उन 500 में से लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। 3 कैटेगरी जो है वो है हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट का मतलब हुआ उन 500 में से हॉट में वो लोग आएंगे, हॉट लिस्ट में वो लोग आएंगे जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, आपके मामा, आपकी मौसी, आपके चाचा, ये आपकी हॉट लिस्ट का हिस्सा है। क्यों कैटेगराइज करना है मैं उस पर भी आऊंगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है वार्म लिस्ट की, यानी कि उन 500 में से कुछ लोग आपके वार्म लिस्ट का हिस्सा बनेंगे। वार्म लिस्ट का मतलब हुआ आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस सहायक, ऑफिस कलीग्स, जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है लेकिन जिनको आप जानते हो, ये आपकी वार्म लिस्ट में आएंगे। और तीसरी लिस्ट बनेगी कोल्ड लिस्ट। ये वो लोग हैं जिनसे आपकी जान पहचान है लेकिन 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपकी इनसे बातचीत नहीं है। ये आपके कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, इससे पहले जिस शहर में आप रहते थे उस शहर के लोग हो सकते हैं, और ये लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर। तो एक लिस्ट आपकी बनेगी कोल्ड लिस्ट। तो कोल्ड लिस्ट का एक हिस्सा है सर वो लोग जो आपके जान पहचान के हैं लेकिन बहुत समय से दूरी होने के कारण आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा। वो कॉलेज में थे, कॉलेज पास किया, आपको 10 साल हो गया, आप 10 साल पहले चंडीगढ़ में रहते थे, अब आप जालंधर में रहते हैं, तो चंडीगढ़ के सारे दोस्त, सारे पड़ोसी छूट गए हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो। और दूसरी कोल्ड लिस्ट बनती है जैसे मैं बनाता था, अनजान लोगों के बीच में जाकर बात करें। तो मेरी एक आदत थी जो मैं आपको बता भी रहा था कि अगर मैं बस से जा रहा हूँ गाजीपुर, क्योंकि गाजीपुर में हमारा बिजनेस शुरू हुआ था नया नया, तो मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठता था मैं उससे बातचीत करता था। बातचीत करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था मौसम का, कि कोई बगल में बैठा है और बस चलना शुरू हुई, 10-15 मिनट हुए और पहला बार होता कि सर कितना खराब मौसम है आजकल, कितनी गर्मी पड़ रही है। अब सामने वाला कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, हो सकता है सर बोलेगा तो मतलब बातचीत हो सकती है। कुछ लोग मुंडी हिलाकर या मुस्कुराकर जवाब देते हैं, समझ जाइए अभी थोड़ा बर्फ जमी हुई है, अभी इसको और पिघलाना पड़ेगा, ठंडा आदमी है। होता है सबका अपना अपना नेचर होता है सर, कोई बहुत बातू नहीं होता है, किसी को बात करना पसंद नहीं होता। अब आपके बगल में जो बैठे आपको कैसे पता कि वो बातूनी है या फिर शांत स्वभाव का व्यक्ति है। दूसरा तरीका था, मैं अपने साथ पानी की बोतल रखता था और बस चलते हुए आधा घंटा हुआ, पानी मैंने निकाला, एक घूंट पिया और मैं फिर उसको ऑफर करता था कि सर आप पानी पिएंगे क्या? पहले आप पीजिएगा, ये तो वो बंदा लेगा नहीं, उसको लेगा साला कुछ मिला के नहीं जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ मेथड है सर, कि मैंने एक बार पहले उसको पानी दे दिया, वो पिए नहीं साला। और बाद में जब हम लोग एक स्टॉप पर रुके, क्योंकि 3 घंटे का सफर था, तो उसने पानी की बोतल खरीदी। अब मैं बगल में खड़ा हुआ था, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार इसने पानी ऑफर किया था तो मैंने नहीं लिया और मैं नई बोतल खरीद रहा हूँ। तो उसने सामने से क्लियरिफाई किया कि सर मैंने आपसे पानी की बोतल इसलिए नहीं कि सर जमाना बहुत खराब है, तो मैंने सीखा कि नहीं पहले खुद पीना है कि उसको भरोसा हो जाए कि पानी में कुछ गलत नहीं मिलाएंगे। और उसको मैंने पानी ऑफर किया, अगर उसने पानी ले लिया मतलब अब बातचीत बढ़ेगी, हो सकती है सर। नहीं लिया तो समझ जाइए साला मरा हुआ है, मनुष्य आदमी है, इसके सामने बात नहीं बनेगी। कोई बात नहीं यार, किसी और से बात करेंगे। ये हैबिट की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मिले उसको पकड़ के इन्वाइट कर ही डालना, लेकिन एक हैबिट बनाइए। आप एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर आपकी लिस्ट आपकी बैकबोन है, ये आपके बिजनेस को हमेशा खड़ा रखेगी।
बिजनेस को हमेशा चलाती रहेगी, कोई काम कर नहीं रहा है सर, लेकिन आप लिस्ट बनाए जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप प्लान करोगे, सेल निकालोगे, किसी और का धंधा चले ना चले, आपका चलेगा सर, क्योंकि आप लिस्ट बना रहे हो। बेसिक काम है सर। तो एक हैबिट डेवलप कीजिए सर, अनजान लोगों से बात करने की। एटीएम की लाइन में खड़े हुए हैं, बोल दीजिए ये कितनी लंबी लाइन है यार भाई साहब, खड़े खड़े पैर दुखने लगा। अब सामने वाला कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, ये तो कुछ नहीं मिल रहा है, बोले यार ये मोदी जी ने तो बड़ा दिक्कत कर दिया बैंक वालों को, बस इतना प्रेशर है बैंक वालों के ऊपर। अब तो बैंक जाओ तो बैंक वाले पैसा देते नहीं, बोलते एटीएम के बाहर करेगा। अब मोदी का सपोर्टर होगा तो गुस्सा के बात करेगा, अगर कांग्रेस सपोर्टर होगा तो गले मिल जाएगा आपके। गुस्सा के बात करे या गले मिलकर बात करे, बात होना जरूरी है। एक बार बात शुरू हो गई मतलब बर्फ पिघल गई। अब आप बातचीत कर सकते हो, नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ नहीं तो सोशल मीडिया आईडी एक्सचेंज कर सकते हो। एक बार अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपके टच में आ गया, फिर आप सोशल मीडिया पर कभी भी उससे कांटेक्ट करके नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आगे कभी और मुलाकात कर सकते हो। यस और नो? यस। तो इस तरह से हम लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और आज का आपका दूसरा होमवर्क है सर, कि कम से कम 100 लोगों की हॉट लिस्ट आपको आज रात को बनानी है। मैंने क्या बोला? हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट। क्योंकि मैं अगर आपसे बोलूं कि सर 500 लोगों की लिस्ट बनानी है तो एक रात में पॉसिबल नहीं है सर। 500 लिस्ट में बहुत सारे रिश्तेदार आपकी वाइफ के साइड के होंगे, उनको आप नहीं जानते होंगे, आपको याद नहीं होगा उनके बारे में। तो वो आप जब घर जाओगे, मैडम के साथ बैठोगे, तब वो लिस्ट बनेगी। कुछ लोगों को आपके फादर जानते होंगे जो आपकी जान पहचान के नहीं होंगे, तो जब आपको फादर से पूछेगा तो फादर बताएंगे, लेकिन हॉट लिस्ट के हर व्यक्ति को आप जानते होंगे। और मैं आपको हॉट लिस्ट बनाने को क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण समझिए कि इन तीनों लिस्ट में सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है वो हॉट लिस्ट पर आता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पहली बार प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नहीं बिकता, आपकी फेस वैल्यू पर बिकता है। क्योंकि क्वालिटी रिजल्ट तब समझ में आता है जब बंदा प्रोड्यूस करता है। करेगा। अब प्रोड्यूस ही नहीं किया तो क्वालिटी कहां से समझाओगे? रिजल्ट कैसे पता चलेगा जब तक यूज नहीं करेगा? तो पहली बार में प्रोडक्ट कभी भी क्वालिटी या रिजल्ट के दम पर नहीं बिकता। पहली बार में प्रोडक्ट बिकता है फेस वैल्यू के दम पर, और आपकी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा अच्छी हॉट सर्किल के लोगों में होती है। क्योंकि हॉट सर्किल के लोग आपको बचपन से जानते हैं, आपको सालों से जानते हैं, आपकी जो भी उम्र है तब से वो आपको देखते आ रहे हैं। तो हॉट लिस्ट में जब आप काम करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको रिजल्ट मिलना ज्यादा शुरू होंगे सर, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी के मामा हो, किसी के भतीजे हो, किसी के फूफा हो, अब इंसान आप पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पर भरोसा करेगा सर? लोग सबसे ज्यादा अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं ना, अगर आपके कर्म कांड ठीक रहे तो। और डायरेक्ट चले में ठीक ठाक लोग ही आते हैं, क्रिमिनल तो आते ही नहीं है यहाँ पर। तो आपके ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं, हॉट सर्किल के लोग हैं, ये आपकी फेस वैल्यू पर जब प्रोड्यूस कर लेंगे, आपके बोलने पर, आपके विश्वास पर जब पहली बार प्रोड्यूस कर लेंगे, तो दूसरी बार वो प्रोडक्ट लेंगे क्वालिटी और रिजल्ट के बेसिस पर। तो क्वालिटी और रिजल्ट दूसरी बार किसी को कंज्यूमर बनाती है, पहली बार तो फेस वैल्यू पर ही प्रोडक्ट बेचना होता है। जब आप पहली बार फेस वैल्यू पर प्रोडक्ट बेच देंगे, आपने 100 लोगों की हॉट लिस्ट बनाई थी, उसमें से 60-70 लोगों ने भी अगर आपका प्रोडक्ट यूज कर लिया तो आपके पास 2 चीजें आएंगी। पहला, कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, और दूसरा, कुछ पैसे भी, कमीशन भी आपका बन जाएगा। वो रिजल्ट का वीडियो बनाकर, वो जो आपके अकाउंट में पैसा आया है, वो पैसा दिखाकर आप अपनी वार्म लिस्ट में काम करना शुरू करेंगे, जिनको आप पर थोड़ा कम भरोसा है। क्योंकि आपका दोस्त हो सकता है आपको 4 साल पहले से जानता हो, आपका पड़ोसी आपको 1 साल से जानता हो, तो उसका ट्रस्ट लेवल थोड़ा कम होगा।
लेकिन जब आप दिखाओगे कि देखिए मेरे चाचा जी ने प्रोडक्ट यूज किया था डायबिटीज का, वो ठीक हो गए, उनका डायबिटीज रिवर्स हो गया, कंट्रोल हो गया, तब वो आपका दोस्त विश्वास करने को तैयार हो जाएगा। जब आप दिखाओगे कि देख भाई मैंने 1 महीना पहले शुरू किया था और मेरी 1 महीने की इनकम 10,000 रुपए है, तब वो आपका दोस्त विश्वास करने को तैयार हो जाएगा। और जब आप बाहर केस भी कवर कर लोगे, तब आप इमरान टोपाज इस रैंक तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे। और उसके बाद आप किसी अनजान व्यक्ति से भी अगर प्लान डिस्कस करोगे तो आपके पास एक बड़ी टीम है, आपके पास 4-5 लाख रुपए के चेक हैं, आपके पास 500-600 प्रोडक्ट के रिजल्ट है। उस रिजल्ट को देखकर आप कोल्ड लिस्ट में काम कर सकते हैं। तो एक क्रम बना हुआ है सर, इस क्रम के साथ काम करेंगे तभी बिजनेस आपका कंटिन्यूटी चलेगा। अगर आप इस क्रम को तोड़ेंगे कि पहले आपने कोल्ड से शुरुआत करी तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी सर। आपने पहले वार्म सर्किल चुन लिया और आपने हॉट को टच नहीं किया, अब आप दोस्त के पास जा रहे हो कि भाई तेरी माता जी को अर्थराइटिस है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है। वो बोलेगा अर्थराइटिस तेरी मम्मी को भी है, मम्मी ठीक हो गई क्या? अरे ही हमने मम्मी को नहीं कराया। बोलेगा साले पहले अपना घर ठीक कर ले, उसके बाद मेरे घर में आना। दोस्त को मजे लेने के लिए होते हैं। लेकिन आपकी माता जी अगर अर्थराइटिस से ठीक हुई है, आप अपने दोस्त के बताओगे उसकी माता जी को बताओगे तो विश्वास करेंगे। तो शुरुआत घर से कीजिए, जैसे एक किराने वाला करता है, जैसे एक कपड़े का दुकानदार करता है। दुनिया का हर बिजनेसमैन शुरुआत कहां से करता है? अपने परिवार से करता है। कर सकते हैं सर? कोई मुश्किल काम बताया मैंने आपको? नो सर। जिसके लिए आपको नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने की जरूरत है या रोबोटिक साइंस में आपको एडमिशन लेने की जरूरत है? बहुत आसान तरीका है सर। अभी तक हम घर से बाहर नहीं निकले हैं सर, अभी तक घर के अंदर है, डायरी में लिस्ट बना रहे हैं और डायरी में ही गोल बना रहे हैं। कम से कम 100 लोगों की हॉट लिस्ट जिस व्यक्ति ने बना ली, और अभी टी ब्रेक के बाद मैं जो बताऊंगा अगर वो कर लिया, मेरी गारंटी है सर आप कंपनी के क्वार्टरली टारगेट को अचीव करोगे, नहीं तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। 100 लोगों की आपको हॉट लिस्ट बनानी है, आज रात को बना सकते हैं सर। और जितने भी सीनियर लीडर हैं वो चेक करें और सुलाने से पहले 100 लोगों की लिस्ट बनवा दीजिएगा। कर सकते हैं सर? तो सर आपका अभी टी ब्रेक है, अभी 1:10 हो रहा है सर, और आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर आपको दोबारा इस हॉल में आना है, क्योंकि 3 बजे मेरा एक दूसरा सेशन है, तो मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। अगर आप समय पर आ जाएंगे तो मेरे लिए आगे आपको अच्छे से समझाना थोड़ा सुविधाजनक रहेगा। तो आप जाइए, टी ब्रेक करिए। हाँ, और जो लीडर्स हैं वो लंच का कूपन तब तक कलेक्ट कर ले जब तक सर लोग टी ब्रेक कर रहे हैं। और आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है, तो कोई रूम में नहीं जाएगा, आप टी लीजिए और दोबारा आकर हॉल बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच।